Good morning, student. Today we are going to see the next part of our second lesson, the Indian Parliament. हमने इस लेसन में स्टार्टिंग में राज्यसभा और लोकसभा के बारे में सीखा है। हमने इसमें सीखा है कि पार्लियामेंट के इम्पोर्टेंट हिस्से कौन से हैं, पार्लियामेंट किस तरीके से बनती है, जिसके दो इम्पोर्टेंट हिस्से लोकसभा और राज्यसभा है। यहाँ पर आपको एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है। मेरी, कैन आई कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शंस आफ्टर आई पास माई 10th स्टैंडर्ड। मेरी नाम की जो गर्ल है यहाँ पर पूछ रही है कि क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद में लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। राधिका, नो, यू कैन वोट आफ्टर यूर अटेन 14 ईयर्स ऑफ एज बट यू कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। अब राधिका जो उसकी फ्रेंड है वो उसको बता रही है कि तुम जब अपने एज के 18 ईयर्स पास करोगी तब तुम इलेक्शन के लिए वोटिंग कर सकती हो, लेकिन तुम यहाँ पर लोकसभा के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। रणवीर, डोंट यू नो दैट फॉर contesting Lok Sabha elections one needs to complete 25 years of age। रणवीर जो उनका दूसरा फ्रेंड है वो यहाँ पर समझाता है कि अगर किसी को भी लोकसभा के इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करना हो तो उन्हें अपने एज के 25 ईयर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। शबाना, व्हाट if a person from neighboring country decide to contest लोकसभा इलेक्शन। शबाना नाम की जो गर्ल है वो पूछती है कि अगर कोई नेबरिंग कंट्री का पर्सन लोकसभा की इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए डिसाइड करता है तो ऐसा हो सकता है क्या। मुस्कान, हाउ इज इट पॉसिबल, इज दैट पर्सन एन इंडियन सिटीजन। मुस्कान पूछती है कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है क्योंकि वो पर्सन इंडिया का सिटीजन नहीं है। प्रणव, इफ आई वांट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम केरला इज दैट पॉसिबल। प्रणव पूछता है कि अगर मैं केरला से बिलोंग करता हूँ और वहाँ से अगर मैं इस लोकसभा के इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करना चाहता हूँ तो क्या ये पॉसिबल है। राधिका, यस, because our teacher said that the Lok Sabha elections can be contested from any constituency of a particular state। राधिका कहती है हाँ, अगर तुम केरला से इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, क्योंकि हमारे टीचर ने हमें बताया था कि हमारे स्टेट के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी लोकसभा के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता है, कॉन्टेस्ट करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। मृणाल, आई अंडरस्टूड कंडीशंस रिगार्डिंग टू द एज एंड नेशनैलिटी। मृणाल कहती है कि नेशनैलिटी और एज से रिलेटेड जो कंडीशंस है इलेक्शन के लिए वो मुझे समझ में आए हैं। बट हाउ कैन बी कंसिडर्ड एज नॉन क्वालिफाइड फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस। लेकिन अगर किसी को नॉन क्वालिफाइड कंसिडर किया जाता है तो वो किस तरीके से हम कंसिडर करेंगे। मेरी, like the criteria for qualification, there are conditions for disqualifications as well। मेरी यहाँ पर बताती है कि जैसे अगर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना है तो उसके लिए जैसे यहाँ पर कोई क्राइटेरिया बनाया गया है तो सेम वैसा ही क्राइटेरिया डिसक्वालिफिकेशन के लिए भी बनाया गया है। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ आवर टीचर। हम हमारे टीचर की हेल्प से इसे समझेंगे। द टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा इज 225 मेंबर्स। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी मेंबरशिप 250 होती है। अमंग्स देम 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स
एंड यूनियन टेरिटरीज, और उनमें से 238 मेंबर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से चुने जाते हैं। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स डू नॉट गेट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट है उन्हें राज्यसभा के लिए इक्वल पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। इट इज़ प्रोपोर्शनेट टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईच ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पर जो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो वहाँ की टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिमेनिंग 20 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो 238 के बाद में जो 12 मेंबर्स बाकी होते हैं वो प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। These members are usually experienced and distinguished personalities from the fields of literature, arts, science, sports and social work. अब ये जो मेंबर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस ऐसे पर्सन्स होते हैं अलग अलग फील्ड से जो रिलेटेड है, जैसे कि लिटरेचर के फील्ड से, साइंस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और सोशल वर्क। इन अलग अलग फील्ड के जो एक्सपीरियंस डिस्टिंग्विश पर्सन होते हैं उन्हें यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें इलेक्ट करने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जो सिस्टम है उस सिस्टम के थ्रू उन्हें इलेक्ट किया जाता है। राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व्ड कंप्लीटली, हेंस इट इज कॉल्ड अ परमानेंट हाउस। राज्यसभा जो है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व यानी बर्खास्त नहीं होती, इसीलिए राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। 1/3 मेंबर्स ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा हु हैव कंप्लीटेड देयर टेन्योर ऑफ 6 years रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। 1/3 मेंबर्स टोटल मेंबरशिप जो राज्यसभा की है उसमें के 1/3 मेंबर्स जो है जो अपने टेन्यूअर को 6 ईयर के टेन्यूअर को कंप्लीट करते हैं वो हर 2 साल के बाद में रिटायर्ड होते हैं। एंड इक्वल मेंबर्स नंबर ऑफ न्यू मेंबर्स गेट इलेक्टेड। जितने मेंबर्स वहाँ पर रिटायर्ड होते हैं उतने ही मेंबर्स वहाँ पर फिर से इलेक्ट किए जाते हैं। बिकॉज द लिमिटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर स्टेप बाय स्टेप, राज्यसभा कैन फंक्शन कंटिन्यूअसली। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर्स है वो स्टेप बाय स्टेप जैसे लिमिटेड ऐसे मेंबर्स रिटायर्ड होते हैं और इसीलिए राज्यसभा कंटिन्यूअसली काम करती है। एनी पर्सन कॉन्टेस्टिंग फॉर द इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। राज्यसभा के इलेक्शन के लिए जो भी पर्सन यहाँ पर कॉन्टेस्ट करते हैं वो इंडिया के सिटीजन होना ज़रूरी है। एंड ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 30 years ऑफ एज, और उन्होंने अपने एज के 30 years कंप्लीट किए हुए चाहिए। मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नोन एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें पार्लियामेंट के मेंबर्स कहते हैं। मीन्स एमपीज उन्हें यहाँ पर कहते हैं। एमपीज ट्राई टू रिजॉल्व द क्वेश्चंस एंड कंप्लेंट्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाय रेजिंग क्वेश्चंस इन द पार्लियामेंट। अब ये जो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, मीन्स जो एमपीज होते हैं, वो लोगों की कंप्लेंट्स और क्यूरीज जो होते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोगों की जो क्यूरीज और कंप्लेंट्स होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन उठा के उसके ऊपर क्वेश्चन तैयार करके पार्लियामेंट के सामने उनकी कंप्लेंट्स और क्यूरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट एलोकेट्स देम फंड्स टू कैरी आउट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज। गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कुछ फंड्स दिए जाते हैं, वो फंड्स का यूज़ वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। Functions of Parliament. After understanding the basics of Lok Sabha and Rajya Sabha, we will now review their functions.
अब तक हमने राज्यसभा और लोकसभा किस तरीके से बनते हैं इसके बारे में सीखा है, उनके बेसिक्स को समझा है। अब हम राज्यसभा और लोकसभा किस तरीके से काम करते हैं उनके फंक्शंस यहाँ पर समझेंगे। Formulation of laws. In order to achieve welfare of the people and the objectives of the Constitution, the Parliament has to formulate new laws. लोगों के वेलफेयर को अचीव करने के लिए, लोगों का अच्छा करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने जो हमें ऑब्जेक्टिव दिए हैं उन्हें पूरा करने के लिए पार्लियामेंट यहाँ पर कुछ नए ऐसे कायदे लॉज बनाते हैं। Also, outdated laws are repealed. Necessary changes are made in some laws. जो laws आउटडेट हो गए हैं उन्हें फिर से बदला जाता है और अगर कुछ लॉज पुरानी है तो उनमें अगर ज़रूरी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं तो वो चेंजेस भी यहाँ पर किए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी लॉज को यहाँ पर हमें फॉर्मुलेशन करना है, कोई नया कायदा यहाँ पर बनाना है तो उसे किस तरीके से बनाया जाएगा इसकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रोसेस दी हुई है। इन अकॉर्डेंस टू द प्रोसीजर द पार्लियामेंट फुलफिल्स दिस प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस प्रोसीजर के हिसाब से पार्लियामेंट एक प्राइमरी और इम्पोर्टेंट ऐसी पॉसिबिलिटी पूरा करते हैं। And we will see the next part of this lesson in our next period.